हेलो फ्रेंड्स। कहते हैं कि फर्स्ट प्रॉफ की एग्जाम, फर्स्ट एमबीबीएस की एग्जाम जो है वो दुनिया की सबसे टफ एग्जाम है। दुनिया की सबसे टफ एग्जाम तो नहीं, लेकिन बहुत टफ होती है, ऐसा कहा जाता है। इसकी वजह क्या है? क्या ये सच में बहुत टफ एग्जाम है? नहीं। वजह यह है कि वो एक ट्रांजिशन होता है। एक 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आने के बाद, फर्स्ट ईयर मेडिकल में आने के बाद, वो जो एक ट्रांजिशन होना चाहिए, वो जो एक इवोल्यूशन होना चाहिए ऑफ द स्टूडेंट, वो अगर ना हो तो फिर ये एग्ज़ाम टफ जाती है। और इसलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये ट्रांजिशन पॉसिबल होना चाहिए, और एग्ज़ाम अप्रोच होते वक्त आप उसे कैसे फेस करें, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे अप्रोच करें। सो कुछ जनरल चीज़ें भी बोलूँगा और फिजियोलॉजी के भी कुछ पॉइंट्स बोलूँगा। सबसे पहली बात है कि पेपर पैटर्न। एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है या उसके भी पहले ये जानकारी लेना ज़रूरी है कि पेपर पैटर्न क्या है। ऑफ कोर्स एनएमसी ने पेपर पैटर्न एक सेट करके दिया हुआ है, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ को वो फॉलो करना पड़ता है। एक जनरल गाइडलाइन होती है, लेकिन उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी में अपना एक थोड़ा-सा कुछ वेरिएशन होता है। तो इसलिए आपके डिपार्टमेंट में जाके, फिज़ियो डिपार्टमेंट में जाके नोटिस बोर्ड चेक करो, क्या पेपर पैटर्न पुट अप है, एमसीक्यूज़ को कितने मार्क्स है, एसएक्यूज़ को कितने मार्क्स है, एलएक्यूज़ को कितने मार्क्स है। अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। अ, देखिए, जनरली 4 एलएक्यूज़ आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, या लेट्स से कि 2 पेपर होते हैं फिज़ियो के, पेपर 1 एंड पेपर 2, और हर एक में 2-2 एलएक्यूज़ होते हैं। तो वो आपको एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है कि भई फिज़ियो में टोटल मिला के 20 एलएक्यूज़ है, ये आपको प्रिपेयर करने हैं, और उसमें से 4 आएँगे, वो अटेम्प्ट करने हैं। तो वेटेज देखना ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा अक्सर ये देखा गया है कि थियरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही सब लोग करते हैं। तो वाइवा एंड प्रैक्टिकल्स, इसे भूलना नहीं है। देखिए, थियरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बीच में बहुत कम वक़्त मिलता है। थियरी 2-4 दिन, और उसमें ये आप प्रिपेयर नहीं कर सकते प्रैक्टिकल्स और जो टेबल वाइवा और ग्रैंड वाइवा होती है। और इसलिए शुरू से ही थोड़ा-थोड़ा प्रिपरेशन किया होना चाहिए। आई मीन, जब मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स है, क्यों वो टफ जाती है? क्योंकि कई चीज़ें पहली बार हो रही होती, जैसे कि ये वाइवा वोसी 12th स्टैंडर्ड तक नहीं होती, और अब जाके आपको फेस टू फेस बैठना है, और फिजियोलॉजी में से कोई भी टॉपिक पूछा जाएगा और आपको तुरंत आंसर देना है। ये पहली बार ही हो रहा होता है, इसलिए इसका खास प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है। तो एक हो गई ये बात वेटेज की, कि थियरी में कितना वेटेज किस क्वेश्चन टाइप को है, किस सिस्टम को कितना वेटेज दिया गया है। कई बार ये होता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू प्रिपेयर लास्ट 5 years क्वेश्चन बैंक। आई वुड से एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, यस। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में उनका एक पैनल ऑफ एग्जामिनर होता है, पैनल ऑफ एग्जामिनर्स, और कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में अगर मैं एग्जामिनर हूँ या पेपर सेटर हूँ, तो ऑलमोस्ट सर्टन होता था कि उसमें कार्डियक साइकिल तो आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। क्योंकि मेरा फेवरेट था ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जानता था कि आगे चल के कार्डियक साइकिल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बेस्ड है मेडिसिन में, मर्मर्स समझना, हार्ट साउंड्स का एटसेट्रा। तो इसलिए एक स्टूडेंट को कार्डियक साइकिल पिट पैट होना ज़रूरी है, और इसलिए मैं बार बार पूछता था। इस तरीके से हर यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, तो ये बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर देखना, क्वेश्चन बैंक देखना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। तो अगर 1 महीना 2 महीने बचे एग्जाम के लिए, तो देखो कि कौन से टॉपिक्स बार बार आए हुए हैं, और अकॉर्डिंगली आपकी स्टडीज़ को प्लान करो। देखिए, आपको फिजियोलॉजी में प्लान करने के लिए टोटल डेज में से कितने डेज मिलते हैं ये देख लेना। जैसे कि रेट्रोस्पेक्टिव प्लानिंग, यानी एग्जाम के पहले डे से अभी तक उल्टा कितने दिन बचे हुए हैं। लेट्स से अगर 30 डेज, 1 मंथ बचा हुआ है, और 3 सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, इसका मतलब कि रफली हर सब्जेक्ट को 10-10 दिन आप दे सकते हो। इसका मतलब कि फिजियो प्रिपेयर करने के लिए आपके पास अब 10 दिन बचे हुए हैं। आई एम अज्यूमिंग कि 1 महीने का प्रिपरेशन। तो 10 दिन और 10 सिस्टम्स, ओके। इसका मतलब फिजियो में 10 सिस्टम्स है और 10 दिन में खत्म करनी है, तो हर सिस्टम को आपको 1 दिन दे सकते हो आप। कुछ सिस्टम्स छोटी है, जैसे ब्लड, तो आधे दिन में खत्म हो सकती है, और कुछ सिस्टम्स बड़ी है जैसे सीएनएस, तो उसको 1 या 2 दिन लग सकते हैं।
इस हिसाब से आप अपना एक प्लान करो। एग्जाम अप्रोच होती है तो आखिर के कुछ दिनों में ये प्लानिंग, ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको भले दुनिया भर का नॉलेज हो, ज्ञान हो, लेकिन अगर ये प्लानिंग ना हो तो सकता है कि आपके कुछ सिस्टम्स पढ़ना और लर्न करना बिल्कुल ही रह जाए और फिर एग्ज़ाम में उसको मतलब आपको इस ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको प्लानिंग ठीक से करनी है। फिर तीसरा पॉइंट है कि प्रैक्टिस राइटिंग ऑफ द आंसर्स। यस, राइटिंग। क्या होता है कि एग्ज़ाम के पहले 1 महीने की छुट्टी कई जगह दी जाती है और राइटिंग की प्रैक्टिस ही निकल जाती है क्योंकि कॉलेज नहीं चल रहा, रूटीन लेक्चर्स नहीं है, तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रहती। ये एक गड़बड़ हो जाती है एग्ज़ाम शुरू होते वक़्त, पेपर लिखते वक़्त। और इसलिए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बनी रहे, इसलिए रोज़ कम से कम आपको 2 एलएक्यूज़ और 2 शॉर्ट नोट्स लिख के निकालने हैं। और प्रेफ़रेबली 2 चीज़ें करो, एक तो टाइम बाउंड, यानी एलएक्यू 28 मिनट्स में ख़त्म करना है और शॉर्ट नोट 14 मिनट्स में ख़त्म करना है। ओके, मैं ये बफर टाइम रख रहा हूँ, जैसे वैसे तो हाफ एन आवर लगता है एलएक्यू लिखने के लिए, बट आई एम कीपिंग 2 मिनट्स एज अ बफर टाइम, बाद में कुछ लिखना है या चेक करना है आपका आंसर एटसेट्रा, उसके लिए। तो मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स कुछ फेवरेट आंसर्स होते हैं उनके, और एग्ज़ाम में वो 45 मिनट्स तक वही आंसर लिखते हैं एलएक्यू, और उस वजह से बाद में बचे हुए कुछ आंसर्स उनके रह जाते हैं जो नहीं लिख पाते। ऐसा ना करें, प्लानिंग करें, और ये एग्ज़ाम में ये प्लानिंग परफेक्ट बैठने के लिए आपको पहले से उसकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है कि भले चाहे कुछ भी हो। यानी कार्डियक साइकिल पूछा है, कार्डियक आउटपुट पूछा है, लंग वॉल्यूम्स कैपेसिटीज़ आपका फेवरेट है, आपकी स्ट्रेंथ है ये, तो लिखते जाते हो, लिखते जाते हो। याद रखना इस बात को कि आप कोई भी आंसर एलएक्यू जैसे अगर अच्छा लिखते हो तो 10 में 7.5 8 मिल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग लिखते हो तो 9 या 9.5 मिल सकते हैं। यानी 1 मार्क ही बढ़ गया आपका, 1 डेढ़ मार्क बढ़ गया, और उस 1 डेढ़ मार्क के लिए आप 10 मार्क का पूरा मतलब 12 मार्क के एसएक्यूज वो पूरे छूट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्लानिंग आपको करनी है ड्यूरिंग दिस 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन। ओके, कि कितना टाइम आप अलोकेट करोगे शॉर्ट नोट्स को, लॉन्ग क्वेश्चंस को, एसएक्यूज लिखने को। व्हाट अबाउट द एमसीक्यूज? सॉल्व द एमसीक्यूज प्रेफरेबली फ्रॉम द लास्ट 5 years क्वेश्चन बैंक। तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। ओके, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टॉपिक्स फिक्स होते हैं, फेवरेट होते हैं, उसी में से एमसीक्यूज भी आते हैं। सेम एमसीक्यू रिपीट नहीं होता, याद रखना इस बात को। मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स बाय हार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज को और उनके आंसर्स को। ये सही नहीं है, ये करना सही नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज रिपीट नहीं होते, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, ऑप्शंस चेंज होते हैं, और इसलिए टॉपिक्स देखो कौन से एमसीक्यूज। अच्छा, लास्ट 1 मंथ में, लास्ट 15 डेज में बहुत हैवी एमसीक्यू सॉल्विंग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अक्सर ये होता है, स्टूडेंट्स ने कई बार ये कहा है कि ये एमसीक्यू मुझे पता था, आता था, लेकिन फिर भी गलत आंसर मार्क किया। क्यों? क्योंकि जब प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, तो उस वक्त वो ऑप्शन उन्होंने, एक राइट ऑप्शन होता है और 3 रॉन्ग ऑप्शंस भी होते हैं एमसीक्यू में, तो दे एंडेड अप रिटेनिंग ए रॉन्ग ऑप्शन एज द आंसर, और इसलिए वो रॉन्ग ऑप्शन बैठ गया दिमाग में और वही मतलब वही करेक्ट आंसर करके दे दिया एग्जाम में। ऐसा होता है, इसलिए ज़्यादा एमसीक्यूज, हेवी एमसीक्यूज सॉल्व मत करना। एक बार देख लो टॉपिक्स, दैट विल बी गुड इनफ। उसके बाद वाइवा प्रिपरेशन। वाइवा के लिए अलग से प्रिपरेशन होना, जैसा मैंने कहा कि ये पहली बार ऐसा होता है 12th स्टैंडर्ड के तक तो आपको वाइवा थी नहीं 12th स्टैंडर्ड तक। अब पहली बार ही आप ऐसी फेस टू फेस ग्रैंड वाइवा दे रहे हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी टॉपिक में से, तो इसलिए वाइवा की अलग से प्रिपरेशन। मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स जो है ना, वो थियोरी में बहुत अच्छा लिख पाते हैं, लेकिन सेम आंसर्स अगर उनको वाइवा में पूछा जाए तो वो नहीं दे पाते प्रॉपरली। अब कई बार मैंने भी ये सवाल पूछा है अपने आप से कि जब थियोरी में इतना पूछ ही रहे हैं 200 मार्क की थियोरी, तो उसके बाद ये 10 या 20 मार्क की वाइवा रखने में क्या तुक है? उसमें क्यों रखी है 20 मार्क की वाइवा? इसका आंसर है, हमें ड्यूरिंग आवर कोर्स वी हैव टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स, एंड कम्युनिकेशन इज अ सॉफ्ट स्किल दैट अ डॉक्टर नीड्स टू डेवलप। देखिए, आपको नॉलेज है, आप राइटिंग में उसको थियोरी में एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट्स अ गुड पार्ट, लेकिन यही चीज़ आपको वर्बली भी कम्युनिकेट करनी पड़ती है। तो क्योंकि पेशेंट है, उसको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में,
पेशेंट के रिलेटिव्स है, फैमिली मेम्बर्स है, सोसाइटी है, आपकी फ्रेटर्निटी है, तो इनके साथ आपको अच्छा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना और अपना नॉलेज अपने वर्ड्स में कम्युनिकेट करने को आना चाहिए। और इसलिए याद रखना, वाइवा प्रिपेयर करते वक्त ज़रूरी नहीं कि आप डेफिनेशन और एकदम उसी जैसे बुक की वर्ड है, लैंग्वेज है, वैसे ही आप प्रिपेयर करो वाइवा। अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हिंदी लैंग्वेज में भी आंसर दिया तो भी चल सकता है। ओके, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। आप कितना नॉलेज है और उसे कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, इस चीज़ के ऊपर वाइवा के मार्क्स होते हैं। तो याद रखना, वाइवा को प्रिपेयर करना है आपको इवन इन द लास्ट 1 मंथ। और कैसे करोगे? देखिए, आपको थ्योरी के आंसर्स पता है और थ्योरी वाइवा में आपको वर्बली कहना है। इसका मतलब आपको आपका नॉलेज का एक वर्बल रेजोनेंस क्रिएट करना है अपने दिमाग में, उन शब्दों का, उस नॉलेज का। तो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप अपने आंसर्स बोलो, रिकॉर्ड करो ऑडियो और फिर सुनो, या फिर 2 लोगों का ग्रुप बनाओ, एक को सामने, अपने दोस्त को सामने बिठाओ, वो क्वेश्चन पूछे, आप आंसर करें, फिर आप क्वेश्चन पूछे, वो आंसर करे, या मिरर के सामने खड़े रह के आंसर करो। लेकिन उन सारे शब्दों का, उस थ्योरी के नॉलेज का वर्बल रेजोनेंस आपके दिमाग में क्रिएट होना ज़रूरी है। तब जाके आपको वाइवा में स्पॉन्टेनियसली ये सारे आंसर्स दे सकोगे। ओके, तो इसलिए सेपरेटली वाइवा का भी प्रिपरेशन बचे हुए कुछ दिनों में, 1 महीने में ये करना ज़रूरी है। सो ये सारे एक जनरल एडवाइसेस है अबाउट द फर्स्ट प्रॉफ एग्ज़ाम प्रिपरेशन। उसके अलावा फिजियो में आप स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो? देखिए, फिजियो में इट्स ऑल अबाउट ए गेम ऑफ 30 to 35 टॉपिक्स। 30-35 क्वेश्चंस का ये गेम है पूरा फिजियो का, मतलब पेपर एग्जाम। ओके, वैसे तो नॉलेज तो अनलिमिटेड है फिजियो का, लेकिन 30-35 टॉपिक्स है छोटे बड़े मिला के, वो आपने कवर कर लिए होंगे तो आप 90% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, 95% पेपर। वैसे देखो, हर एग्जाम में कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट होता है और वो आप अपने नॉलेज के बेसिस पे ही क्रैक कर सकते हो। लेकिन एग्जाम प्रिपरेशन करते वक्त अगर आप ये टॉपिक्स देखे हैं और अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो आप स्ट्रांगली एग्जाम को फेस कर सकते हो। उसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ, देयर शुड बी अ स्ट्रीट स्मार्ट स्टडीज। स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखाना चाहिए। जैसे कि एक फ्लो चार्ट है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब ये फ्लो चार्ट में, एक फ्लो चार्ट में 3 शॉर्ट नोट्स का आंसर छुपा हुआ है। जेजी एपैरेटस इन द किडनी जो रेनिन सिक्रीट करती है, और उसके शॉर्ट नोट में आप ये फ्लो चार्ट निकाल सकते हो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम का। फिर अल्डोस्टेरॉन के ऊपर शॉर्ट नोट आती है, उसमें भी आप ये फ्लो चार्ट निकाल सकते हो। फिर लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये भी शॉर्ट नोट आती है, उसमें भी आप ये फ्लो चार्ट निकाल सकते हो। तो एक फ्लो चार्ट बना 3 क्वेश्चंस का आंसर। ये जब आप करना सीखोगे ना, और ये चीज़ें आपको लास्ट मंथ में ही रियलाइज होती है, क्योंकि तब तक आपका बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ के हुआ होता है, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये तो बहुत काफ़ी सिमिलर है उस टॉपिक से जो मैंने पहले पढ़ा है। ओके, तो इस तरीके से ढूंढ के आप प्रिपेयर कर सकते हो। या फिर आपको एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल दूँ, लोकल पोटेंशियल्स होते हैं जैसे EPSP, EPP, रिसेप्टर पोटेंशियल, ये 3 शॉर्ट नोट्स है अलग अलग, EPSP या EPP इन द नर्व मसल एंड रिसेप्टर पोटेंशियल इन द CNS, और उसका कंपैरिजन दिया है विथ एक्शन पोटेंशियल। तो एक कंपैरेटिव टेबल है, वो बाय हार्ट करो, और फिर अगर EPSP आया तो EPSP वर्सेस AP निकाल दो टेबल, EPP आया तो EPSP हटा के EPP डाल दो, EPP और एक्शन पोटेंशियल का कंपैरिजन, सेम टेबल। ओके, क्योंकि फीचर्स सेम है, कंपैरेटिव फीचर्स, इस तरीके से। या फिर साइनैप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये दोनों बिल्कुल सेम आंसर का कंटेंट बिल्कुल सेम है आंसर का, तो बस एक जगह पढ़ लिया और 2 जगह काम आ गया। इस तरीके से आखिरी मंथ में आप स्ट्रीट स्मार्ट स्टडीज कर सकते हो, इससे टाइम बचता है और आप स्ट्रॉन्गर फील करते हो कि आपको ज़्यादा कंटेंट आता है, एक्चुअली आप आंसर कर सकोगे। जब फिजियो प्रिपेयर कर रहे हो तो CVS, RS, CNS, किडनी, ब्लड, इन 5 सिस्टम्स के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा, जब मैं पेपर पैटर्न कहता हूँ तो आपको ये भी पूछना होगा डिपार्टमेंट में कि LAQs कौन से टॉपिक से आएंगे,
शॉर्ट नोट्स कौन से टॉपिक से आएंगे, एसएक्यूज कौन से टॉपिक से आएंगे। जनरली एलएक्यूज इन टॉपिक्स से आते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसमें जनरल फिजियो, नर्व मसल ऐड कर देते हो तो आपने 85% फिजियोलॉजी कवर कर लिया फॉर एग्जाम, कह रहा हूँ, हाँ, फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। और फिर इन सिस्टम्स में दो तीन ऐसे टॉपिक्स है कि जो हमेशा पूछे जाते हैं या उनके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू एक्सेट्रा। तो ये टॉपिक्स आपको इन सिस्टम्स में से प्रिपेयर करने होंगे, जैसे सीवीएस में से कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर एंड शॉक। आरएस में से पूरा पहला चैप्टर मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। सीएनएस में से तो 5 टॉपिक्स है, उसमें से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, साइनैप्स, रिफ्लेक्स, पेन, पिरामिडल ट्रैक्ट एंड सेरेबेलम। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। जीएफआर, किडनी में से जीएफआर, स्टेप्स इन द यूरिन फॉर्मेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड मिक्चुरेशन। और ब्लड में 3 सेल्स के ऊपर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस या टॉपिक्स, आरबीसी का एरिथ्रोपोइसिस, डब्ल्यूबीसीज का क्लासिफाई एंड फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। और चौथा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो अगर ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर लिए और उसके साथ साथ फिर जनरल फिजियो और नर्व मसल के जैसे सार्कोमेयर हुआ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और फिर ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, तो आपने बहुत सारा ग्राउंड कवर कर लिया होता है। यू फेस द एग्जाम विथ ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन, यू विल बी एट द टॉप ऑफ योर गेम। ओके, तो इसलिए इस तरीके से फिजियो के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करो, स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दो, या आप एग्जाम में के पहले आपके लास्ट 5 इयर्स के पेपर से आपको ये अंदाज़ा आ सकता है। ओके, और कुछ जनरल एडवाइसेस भी देना चाहूँगा बिफोर वी साइन ऑफ। एक तो आपका सर्कैडियन रिदम, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक से सेट करना। अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम के पहले दिन रात पढ़ते हैं ना, मतलब या रात भर पढ़ते हैं और फिर सुबह 11 बजे उठते हैं, फिर से पढ़ाई को बैठते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम आपकी एक्चुअल एग्ज़ाम 10 बजे से शुरू होने वाली है, तब ऐसा बायोलॉजिकल क्लॉक तो आपको हार्म कर जाएगा। ओके, तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले से आपका बायोलॉजिकल क्लॉक प्रॉपरली सेट करो। ओके, आपको अच्छी नींद आना ज़रूरी है। अच्छी नींद एंड अच्छा न्यूट्रिशन इज इक्वल टू न्यूरोट्रांसमीटर्स। देखिए, ये पूरा गेम जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का है। आप अपने आंसर्स, आपके कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रेन के साइनेप्सिस में और न्यूरोट्रांसमीटर्स में स्टोर करके रखते हो और एग्ज़ाम के डे पे आप उसको यूटिलाइज करते हो। तो अच्छी नींद जिससे कि रिप्लेनिशमेंट हो और अच्छा न्यूट्रिशन जिससे कि सिंथेसिस हो, ये 2 चीज़ें हो तो न्यूरोट्रांसमीटर्स अच्छे से रहेंगे स्टोर्ड, और एंड एज आई सेड कि यू विल बी एट द टॉप ऑफ योर गेम, टॉप ऑफ योर परफॉर्मेंस ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। लाइट फिजिकल एक्टिविटी में भी वो भी जोड़ दो इसमें। कीप हेल्दी, कीप फिट। एग्जाम के दिन पे आप यू शुड बी फाइटिंग फिट। ओके, तो ये सारी चीज़ें है। उसके अलावा एक आखिरी एडवाइस एंड देन आई विल साइन ऑफ, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे एग्जाम में, मतलब एग्जाम हॉल में सब बुक लेके तक जाते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, अरे इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है। प्लीज डोंट एवर डू दैट। आपको क्या लगता है कि इससे आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन में हेल्प हो रही है? नो, दिस इज हार्मिंग मोर देन हेल्पिंग। ओके, इससे ज्यादा हार्म होता है। देखिए, लास्ट 1 आवर में आपको वो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रॉपरली एक जगह पे स्टोर्ड रखने हैं। उसकी जगह पे आप ये ऐसे करके एग्जाम हॉल में जा रहे हो बुक पकड़ के, मतलब क्या कर रहे हो, आप उनको स्पेंड करते जा रहे हो न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ओके, वो स्टोर नहीं होगा आंसर, उल्टा जो है वो स्पेंड हो जाएगा। इसलिए ऐसा करना इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू। एग्जाम के 45 या 40 मिनट्स पहले आप प्रॉपरली बुक साइड में रख दो, थोड़ा रिवाइज करना चाहो तो करो या शांति से बैठो और बस मन में रिवाइज कर सकते हो आंसर्स। लेकिन ये ऐसे एग्जाम हॉल तक पढ़ते पढ़ते जाना इज नॉट ए गुड आइडिया एट ऑल। तो इस तरीके से आपको, दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच द फर्स्ट प्रॉफ एग्जाम। ये कोई दुनिया की सबसे डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बस आपको वो इवोल्यूशन, यू शुड, आप इवॉल्व हो चुके हैं एज अ स्टूडेंट फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड टू द फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। वो इवोल्यूशन आपका सही से होना चाहिए
आफ्टर ऑल एग्जाम इज नॉट अबाउट वॉट यू रीड इन द वन लास्ट मंथ, बट इट इज अबाउट वॉट यू हैव बीन डूइंग इन द एंटायर 1 year. ये तो सही है अपनी जगह पे, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग से आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो एग्जाम के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट प्रॉफ एग्जाम.